बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता 6 माह के पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको अगर एक लफ्ज़ के अंदर समोया जाए तो ऐसा लगता है कि वो होगा खतूतिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो ख़त व किताबत का सिलसिला इस वक्त अरूज पर है, इससे कबल माजी में इतना नहीं देखा गया। पहले हमने देखा कि एक जज जो कि साथ बैठे हुए दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज को ख़त लिख रहा था, वो मीडिया की जीनत बने, वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुए, उनकी बड़ी अहमियत देखी गई। अब एक कैदी जो है वो जेल में बैठा ख़त लिख रहा है, वो बहुत गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर डिस्कस हुआ। इन खतूत का मतन देखा जाए और इनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जाए, जिसका सवाल आज हम उठाएंगे इस पहले सेगमेंट के अंदर कि अहमियत क्या है इन खतूत की जो माजी में भी लिखे गए, जो अब भी लिखे जा रहे हैं। क्या इनमें से किसी का भी मतन महंगाई को कम करना था, रोज़गार बढ़ाना था, गुर्बत कम करना था, तिजारत बेहतर करना था, या मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसको सामने लाना था? तो किसी में भी ऐसा मतन नहीं था। तो फिर इनको इतनी पजीराई क्यों मिलती है और इनकी इतनी अहमियत क्यों होती है? और क्या इन खतूत से कोई फ़र्क पड़ सकता है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में, जुडिशल सिस्टम में, या तिजारती सिस्टम में, या किसी भी पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम के अंदर? इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हुकूमतें जो हैं वो माजी के अंदर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन गुज़िश्ता पाकिस्तान के अंदर जो 2 हुकूमतें रही हैं, पीडीएम की और अब की, वो एक इत्तेहाद के तहत चल रही हैं। अपोजिशन का इत्तेहाद तो होता है और अपोजिशन इत्तेहाद के तहत एहतजाज भी करती है। हमने देखा कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर अपोजिशन ने एहतजाज किया था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, PMLN, इन तीनों जमातों ने एहतजाज किया था, लॉन्ग मार्च किए थे महंगाई के खिलाफ। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे कबल जो एहतजाज वो करती रही है वो सोलो फ्लाइट के जरिए करती रही है। अब वो अपोजिशन को भी मनाने की कोशिशों में है, अपोजिशन का एक इत्तेहाद बनने जा रहा है या उस हवाले से मुलाकातें हो रही हैं। तो क्या अपोजिशन का कोई इत्तेहाद इस नहज का होगा या इस काबिल होगा कि वो हुकूमत को किसी न किसी तरह प्रेशर में ला सके? उसके साथ साथ सिर्फ ये अपोजिशन की मुलाकातें नहीं हो रही। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान से उन्होंने मुलाकात की, उनकी रिहाइश गाह पर गए। तो इस मुलाकात की क्या अहमियत है? और फिर क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, ट्राई सीरीज़ होने जा रही है, अब इन दोनों अहम मैचेस में, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई सीरीज जिसका कल से आगाज़ हो रहा है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच होने जा रहा है, उसके अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। और कल वो तारीख है जिसमें इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, हुकूमत को नहीं, इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ एहतजाज करना चाहती है। लाहौर में जलसे के हवाले से इजाज़त तलब की गई थी, वो इजाज़त नहीं मिली। हुकूमत का ये मानना है कि जब भी कोई अहम इवेंट आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार फैलाने के लिए एहतजाज का रास्ता अपनाती है। लेकिन इस स्पेसिफिक पॉइंट पर मुझे लगता है क्योंकि ये इलेक्शन को तो 1 साल 8 तारीख को ही पूरा होना था, तो इत्तफाकन हो सकता है दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, तो हुकूमत क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त दे रही है? और फिर सवाबी के अंदर जो जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो इससे कबल 2024 के इंतखाबात के बाद एहतजाज करती रही है, वो नहीं है। एक नई क़यादत को लाया गया है और जुनैद अकबर साहब, जिनको पहला टास्क दिया गया था, जिनको खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी दी गई है, वो ये जलसा करने जा रहे हैं। अब इस जलसे में ही अगली हिकमत अमली पता लगेगी कि जो वो दावे कर रहे हैं, जिस किस्म के सख्त बयानात वो दे रहे हैं, क्या वो हकीकी तौर पर भी सामने आएंगे और वो किस तरह फिर उन पर अमल दरामद करेंगे या करवाएंगे अपनी पार्टी से। और अगर ये जलसा या ये एहतजाज कामयाब हो जाता है, जो भी उनका पैमाना हो इमरान खान का, जिसकी वजह से उन्होंने जुनैद अकबर को बनाया, तो फिर क्या अली अमीन गंडापुर साहब के लिए वजारत आला की जो कुर्सी है, जो उनको पोजीशन मिली हुई है बतौर वजीर आला KP के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी हुई है, क्या वो मजीद खतरे में पड़ सकती है? इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में नजमुल साकिब साहब, राव खालिद, साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, एक शेर है कि खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, एक पुराना ख़त खोला अनजाने में। ये ख़त किताबत का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुका है। अब एक इमरान खान साहब का ख़त भी है जो अब मंजर आम पर जिसके हवाले से बातचीत हो रही है। आपको क्या लगता है, इन्होंने वो पुराने राब्ते भी लिखे होंगे? अगर ये ख़त कोई ऐसा लिखा गया, इसमें वो चीज़ें भी लिखी होंगी कि देखें जी, हम एक पेज पर हुआ करते थे, कितना ताल्लुक़ था आपसे पहले जो वहाँ पर मौजूद थे उनके साथ मेरा, वो ताल्लुक़ भी क्या याद कराया होगा? कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं वो जो लिखेंगे जवाब में। गालिब ने तो बहुत पहले कह दिया था कि जो ख़त आप लिख रहे हैं खान साहब,
इसका आपको अच्छी तरह से जवाब पता है, तो आप एक और खत जो है वो लिख रखें। और हमें हमारी चिड़िया ने बताया है कि वो वाकई इस वक्त जो है ख़त नंबर 2 जहाँ अभी उन्होंने ख़त लिखा था वहीं पे ही वो लिखने की सोच रहे हैं, या शायद आधा लिखा भी जा चुका है। एक और शेर सुनिए जी। बेनूर दियारों का सफ़र कैसा लगा है, बेनूर दियारों का सफ़र कैसा लगा है, अब लौट के आए हो तो घर कैसा लगा है। ये जो आपने सिचुएशन बताई ना अपने इंट्रो में, ये सारी चीज़ें इंटर कनेक्टेड हैं और इसको 1-2 मिनट में बताया जा सकता है कि ये सारी इंटर कनेक्टेड किस तरह से हैं। खान का ख़त लिखना, इत्तेहाद एक नया सामने आने की वो जो खबर आना, शहबाज शरीफ साहब जो मेरे और आप सब के प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, उनका मौलाना साहब के घर जाना और उसके बाद एहतजाज की कॉल आना, सवाबी वगैरह, ये सारा इंटर कनेक्टेड है। अच्छा। खान साहब ने ख़त लिखा और उसका जवाब वो उनको पता था कि क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से जवाब आया है वो थोड़ा सा जो दुरुस्ती थी उसमें, उसको शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो अब लौट के आए हो तो घर कैसा लगा है। देखिए सारे कार्ड्स इस्तेमाल करने के बाद पीटीआई के पास अब कोई कार्ड नहीं रहा सवाए इसके कि वापस वो एहतजाज पे आए। वो जो मुज़ाकरात का एक छोटा सा लल पीरियड था वो भी गुजर गया, अब उनके पास सवाए इसके कोई नहीं। लेकिन एक बात जो है वो पीटीआई को अच्छी तरह समझ आ गई है कि अकेले ये सोलो फ्लाइट जो है ये ना चलेगी, ना ही चले जा रही है और ना ही कभी ये किसी ज़माने में चली थी। वो जो 3.25 साल आपने कर लिया, सोलो फ्लाइट आपने कर ली और आपने हुकूमत की, वो इत्तेफाक से इतनी भी सोलो नहीं, उस पर भी कोई आशीर्वाद और कुछ छतरी वगैरह मौजूद थी, सारा कुछ हुआ। अब वो आए हैं इस इत्तेहाद की तरफ, तो अब मैं खतूत से आ रहा हूं इत्तेहाद की तरफ जी। इस इत्तेहाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आती है वो ये है कि इसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं जी। और अगर वो वाकई इस इत्तेहाद में आ जाते हैं तो ये किसी समत की तरफ इशारा कर रहा है मुझे। और अगर ये इत्तेहाद खुद बन रहा है और बनाया नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये है कि ये भी उस बाकी इत्तेहादों की तरह वो नहीं था, तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान, जो ना यानी 26वीं तरमीम को रोक सके, ना ही 26वीं तरमीम के पास होने के बाद उसके बारे में कोई रद्द अमल जाहिर कर सके। तो अगर तो ये इत्तेहाद बन रहा है तो उसमें पीटीआई विल हैव टू प्ले द सेकंड फिडल, यानी वो नंबर 2 पे रहेगी इसमें, क्योंकि याद रहे खान साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी अवाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो उसके कुछ खदोखाल जो हैं वो पिछले 2-3 महीनों में खुल के सामने आए। अगर ये इत्तेहाद बनवाया जा रहा है, अब आते हैं मौलाना साहब की मीटिंग की तरफ। अच्छा, मैं नजमुल साकिब साहब, आप जो कह रहे हैं बनवाया जा रहा है, मुझसे जरा यहाँ पे एक सवाल मैं करना चाहूंगा कि मौजूदा सूरत हाल में तो वजीर आजम साहब जिस तरह हमारे बाकी इदारों के साथ हम आहंगी के साथ चल रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जरूरत, अगर इस बात में कहीं ना कहीं कोई सदाकत हो या इस बात को कहीं कोई मान भी ले कि ये बनाया जा रहा है, तो जरूरत क्या पेश आई हो सकती है? यही तो उसकी यानी रेज़ा दत है, यही तो उसकी वजह है कि आपको एक भनक पड़ती है कि देखिए जी मौलाना साहब अगर इस इत्तेहाद में आ गए, और याद रहे स्ट्रीट पावर की जहां तक बात है ना, जलसे जुलूस करने की, डंडा बरदार वगैरह ये वो, तो मौलाना साहब से यानी आगे तो कोई भी नहीं है। किसी ज़माने में जमात इस्लामी होती थी, आजकल JUIF है, तो उनको शुरू से ही यानी जाके बताया गया। अब देखें ना, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जाता है यानी अगर मौलाना साहब के पास, तो उसमें काम तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को होगा ना, वरना जाने की जरूरत क्या थी। अब इसकी और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मुझे मौलाना साहब नजर आ रहे हैं अभी जैसे 26वीं तरमीम में उनके घर पे एक तांता बना हुआ था, वही तांता मुझे नजर आ रहा है अगर ये इत्तेहाद जो है बनवाया जा रहा है। अगर खुद बन रहा है, मैं बता चुका हूं, अगर खुद बन रहा है तो इसका भी अंजाम वही होगा जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान या फिर वो इस्तेहकाम पार्टी या इस तरह की चीज़ें जो होती है ना दिखावे की, अगर बनवाया जा रहा है तो फिर ये होगा और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का होगा, नॉट अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट, नॉट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, बट अगेंस्ट द प्रेजेंट सेटअप, जो इस वक्त की आपकी सेटअप गवर्नमेंट है उसके खिलाफ होगा। अब इस वक्त की आखिरी बात करने लगा हूं, अगर ये इत्तेहाद बनवाया जा रहा है
और इसमें किसी किस्म की जोर जबरदस्ती नहीं है, तो मुझे सियासी जो पस मंजर है ना, जो ये जो पेश मंजर है, ये चेंज होता हुआ थोड़ा सा नजर आ रहा है। गुजारिश ये होगी कि जाहिर है कि उन्होंने खान की तो बात नहीं करनी कि खान को निकालो, जुडिशल कमीशन बनाओ, 9 मई की माफी की बात ना करें, फलाना फलाना, फलाने को रिहा करें, फलाने को। उन्होंने क्या करना है? उनका सिर्फ एक एजेंडा आइटम होना चाहिए। ये कल 8 फरवरी है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे हमें मंजूर नहीं है, उसके नताइज इलेक्शन दोबारा करवाया जाए और जल्द से जल्द करवाया जाए। ये प्लेटफॉर्म अगर सिर्फ इस एक चीज पे जोर दे के आगे चलता है तो हमारा तज्जिया ये कहता है कि इसमें हुकूमत के लिए बड़े मसाइल होंगे जो उन्होंने फोरसी किए हैं, और शहबाज शरीफ साहब को इस तरह से जल्दी में उजलत में अपने साथियों के साथ मौलाना के घर जाना पड़ा है। ठीक, राव खालिद साहब, ये जो अपोजिशन का मुमकिना इत्तेहाद जिसकी बाज़गश्त हो रही है, जो मेल मुलाकातें हो रही हैं, एक पेज एजेंडा क्या होगा? जैसे नजमुल साकिब साहब ने कहा कि वो एक पेज एजेंडा इंतखाबात का ही हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान बारहा ये कह चुके हैं कि ये हुकूमत नए इंतखाबात का ऐलान करे। तो क्या वो जो इत्तेहाद बन रहा है, अगर ये एजेंडा होता है तो इस पर कैसे वो हुकूमत को मना पाएंगे? और क्योंकि वही बात कि अगर मामला सारे ठीक हैं, हुकूमत चल रही है, वो कह रही है कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए, वो कल 8 तारीख है, उसके हवाले से अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने कि वो 1 साल की कारकर्दगी पर कल पूरा दिन वज़रा बताएंगे कि क्या कारकर्दगी की, तो फिर तो मामला ठीक लग रहे हैं। फिर ऐसे इत्तेहाद की क्या डैमेज कर सकता है या क्या प्रेशर डाल सकता है? देखिए, एक तो बुनियादी बात है, अपोजिशन जो है उसने कोई आराम से तो बैठना नहीं होता, उसने अपनी एक्टिविटी करनी होती है, हुकूमत के चैलेंज करते रहना होता है। और जो मसाइल जो भी इलेक्शन के हैं, 8 फरवरी साल पूरा हो रहा है और उसमें जो जो चीज़ें थी उस पर उन्होंने आवाज़ भी उठानी है। अगर आप उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं उसमें। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने क्लियरली कहा है कि नए इलेक्शन कराए जाएं, ये हमें इलेक्शन कबूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन के बारे में उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है। बल्कि मौलाना ने जो गुफ्तगू की है वो आलमोस्ट उससे मिलती जुलती है जो इमरान खान साहब के खत के हमें जो इक़्तिबासात का पता चला है कि जो जो चीज़ों को उन्होंने पॉइंट आउट किया, सिक्योरिटी के हवाले से बलूचिस्तान का उन्होंने स्पेशली जिक्र किया। तो ये सारी चीज़ें, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी ऑफ व्यूज़ पाई जाती है पीटीआई और जेयूएफ में ख़ास तौर पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इत्तेहाद बनना है और चलना है, इन दो पार्टियों का जितना फासला रहा है आपस में, वो जितने करीब आएंगी उतने इस इत्तेहाद के बनने के और इसके कामयाब होने के, और इसके कह लें कि अगर तहरीक चलाते हैं या मुतालबात करते हैं तो वो ज़्यादा फिर जान उसमें पड़ जाती है। अब उसमें देखना ये है कि ये अगर कुर्बत बढ़ जाती है और पीटीआई इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो भी इश्यूज थे, जो बैड ब्लड क्रिएट हुआ था, वो बिल्कुल अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर ये जो इत्तेहाद बनेगा उसकी क़यादत कौन करेगा? क्या मौलाना फजलुर रहमान करेंगे या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो उन्होंने बनाई थी, चकज़ई साहब जिसके सरबराह थे, वो सरबराह जो होंगे, या कोई फिर और सरबराही करेगा वो बेनिफिशियरी भी ज्यादा होगा? जी, वो तो हमने देखा मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो कुछ हुआ, पीडीएम की सरबराही उन्होंने की थी, हुकूमत भी रुखसत करने में उनका बड़ा मेन किरदार था, उन्होंने तहरीक भी चलाई, धरने भी दिए, और उस धरने में लाहौर में उनको कोई रिसीव करने भी नहीं आया। फिर एक लॉन्ग मार्च में मियाँ साहब घर पे बैठे रहे और उसके बाद वो बाहर चले गए। तो वो ये तो वक्त की बात है, उस वक्त क्या होता है, ये अगली बात में यही करने लगा था। अगर दरियासना इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं इस सारी मूवमेंट के दौरान, या मीनवाइल जो चीज़ें बैकग्राउंड में भी कुछ चल रही हैं, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? क्या मौलाना फजलुर रहमान की आदत कर रहे हैं, इमरान खान साहब उनके पीछे चलेंगे? क्या चकज़ई साहब की क़यादत होगी तो फिर उससे एक जगह पे इकट्ठे बैठ के ये सारी लायामल और स्ट्रेटजी बनाई जाएगी? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक मेरा ख्याल है तय होना बाकी हैं। ये चीज़ें तय होगी तो फिर अगला मरहला आएगा कि कैसे ये चीज़ें चलती हैं। जहाँ तक पीटीआई की बात है एहतजाज की, कल भी वो एहतजाज करने जा रहे हैं 8 फरवरी को, तो हम ये बात अक्सर कहते भी हैं, मैं भी करता रहा हूँ कि पीटीआई के ऑप्शंस कम हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं सारा। दूसरी तरफ भी तो देखें ना, हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं? वो भी तो सारी ऑप्शन तकरीबन एग्जॉस्ट कर चुके हैं। 500 कुछ दिन हो गए जेल में, कितने लोग पकड़े हुए हैं, इलेक्शन में जो कुछ हुआ 8 फरवरी को, 9 फरवरी को जो कुछ हुआ, हुकूमत बनी, सारा कुछ किया गया, सारे ट्रायल हुए, सजाएं हुई। उनके पास क्या ऑप्शन है? दूसरी तरफ क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? क्या वो भी यही करते रहेंगे और ये एहतजाज करते रहेंगे? तो फिर मुल्क के बारे में जो आपने शुरू में बात की कि एजेंडे पे क्या चीज़ें होनी चाहिए,
तो फिर मुल्क के बारे में किसने सोचना है? फिर हम बैठ के सोचें, हम बात करें। ये तो आपस में लगे हुए हैं, जो भी मामलात हैं इनके, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को। राव साहब, आपको नहीं लगता वो अपनी बेस्ट ऑप्शन के साथ एक पेज पर हैं शहबाज शरीफ साहब? बिल्कुल है। मैं वर्सेस अपोजिशन की बात कर रहा हूं ना। क्यों भागे भागे गए मौलाना फजलुर रहमान के पास? कुछ तो उनको भी खटका हुआ है। मैं नहीं कहता वो खौफजदा हुए हैं या कोई बहुत कुछ सीरियस मूव हो गई है, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ तो शुनीद होगी कि ये जो बातें हो रही हैं सारी, ये मामला चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें देखें फजलुर रहमान साहब के साथ एक चीज ज़हन में रखें, इमरान खान साहब के साथ उनका दुख, नाराजगी अपनी जगह पे, जो कुछ इमरान खान साहब उनके साथ करते रहे, लेकिन जो पीटीएम ने उनके साथ किया है ना, वो उससे कहीं ज्यादा है। वो घाव भरने वाला नहीं है। और मेरा ख्याल है बार बार कहने के बावजूद 26वीं तरमीम जिस तरह से भी उन्होंने साथ दिया या करवाई, वो मामरे मजबूरी था। सब कुछ हमें पता है, सबको पता है कि क्या सूरत हाल थी उस वक्त। उन्होंने जिस तरह से भी की, उसके नतीजे, उसके बाद भी उनको वो नतीजा नहीं मिला। मदरसा बिल के ऊपर जिस तरह उनके साथ यदि वो उन्होंने पाँव घसीटे कि नहीं अभी नहीं करना, अभी कर देंगे, दस्तखत नहीं किए। तो ये सूरत हाल इस किस्म की है कि मुल्क के बारे में जो है वो मुझे फिक्रमंदी ज्यादा हो रही है। क्योंकि अगर ये अपनी अपनी लड़ाई में लगे रहे, इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालना है या कुछ और करना है, या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ डील करनी है या लेना है कुछ हुकूमत से, या अपोजिशन के साथ मिलकर उन्होंने कुछ करना है, तो वो दूसरे इंतखाबात को चैलेंज करना। मौलाना फजलुर रहमान जहाँ पे इंतखाबात को चैलेंज कर रहे हैं वहाँ पीटीआई जीती हुई है, पीटीआई जहाँ पे चैलेंज कर रही है वहाँ पे नून लीग जीती हुई है, या पीपल्स पार्टी को चैलेंज कर रही है, एमकेएम को चैलेंज कर रही है कराची में। तो ये भी एक कहने के डिस्टॉर्शंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो के बीच में खटकती रहेंगी, और जब तक ये चीजें तय नहीं होती, मेरा ख्याल है अपोजिशन का इत्तेहाद बहुत जोरदार तरीके से चल नहीं पाएगा। साकिब बशीर साहब, अगर इसी मुमकिन इत्तेहाद को मैं आपकी तरफ लेकर आऊँ, तो पहले ज़रा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एहतजाज के हवाले से अब बात कर लें कि लाहौर में इजाज़त नहीं मिली, सवाबी में वो करने जा रहे हैं, तो प्लान क्या है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का? क्योंकि इत्तेहाद की जानिब भी नज़र है, और कल एक सोलो तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपनी जमात की इनफरादी सतह पर एहतजाज भी कर रही है। जी बिल्कुल, ये पॉइंट भी बड़ा अहम है, क्योंकि जो अपोजिशन जमातें हैं वो मौलाना भी हैं और भी जमातें हैं, लेकिन हुकूमत मुखालिफ किसी जलसे या एहतजाज बड़े पैमाने पर, मौलाना फजलुर रहमान उनकी जमात क्योंकि एक मजहबी जमात भी है, सियासी जमात भी है, तो मजहबी इज्तिमात उनके होते रहते हैं, वहाँ पे वो गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ जो मुल्क में होने वाले हालात पे भी बात करते हैं। लेकिन प्योरली अगर कि ये कहा जाए कि उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ा जलसा, कोई चीज़ें की हों, वो हमें बहुत कम जो है वो नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर पंजाब या इस्लामाबाद में या इन जो है वो इलाकों में। पीटीआई जो है वो 8 फरवरी से लेकर स्ट्रगल करती रही, सितंबर के बाद उनको थोड़ी बहुत स्पेस जो है वो मिलना शुरू हुई। अब वो कल सवाबी में जलसा करने जा रहे हैं, लाहौर वाला जलसा उनका इजाज़त नहीं है। और एक और बात, जो पंजाब हुकूमत है वो इजाज़त दे भी नहीं रही, और उसके अलावा गिरफ्तारियों की इतलात भी हैं। माजी में भी हमने देखा जब जब जलसे हुए तो इस तरह की गिरफ्तारियां जो है वो की जाती रही हैं। तो अब मामला ये है कि चले 9 मई हुआ, 9 मई के हवाले से मुल्ज़मान जेलों में हैं, कुछ भुगत रहे हैं, ट्रायल भुगत रहे हैं, कुछ सज़ाएं भी भुगत के आ भी चुके हैं, कुछ मिलिट्री कोर्ट्स में थे वो भी आ चुके हैं। लेकिन ऐसे लगता है कि हुकूमत ने जो अपोजिशन है वो अगर किसी जगह इजाज़त लेकर भी जलसा करना चाहे, अपने कारकुनान को इकट्ठा करना चाहे, कोई सियासी मूवमेंट करना चाहे, तो उसकी इजाज़त नहीं दे रही। ये बड़ा तो फिर ये इत्तेहाद जो है ये किस तरह काम करेगा? ये उस तरह का इत्तेहाद होगा जो हमने देखा था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, एक लॉन्ग मार्च हुआ था, उस किस्म का इत्तेहाद होगा, या ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाला इत्तेहाद होगा कि रोज इत्तेहाद में से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, हुकूमत के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करने तक का इत्तेहाद होगा? अच्छा, जो ये इत्तेहाद हो रहा है उस पर मैं आता हूँ। 2 जो लॉन्ग मार्च हुए थे, एक आपको याद होगा मरियम नवाज थी, उसमें बिलावल भुट्टो भी आए थे से। इसी तरह जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्होंने इस्लामाबाद में किया था, एक बड़ा जलसा किया था। तो उन दोनों की इजाज़त उस वक्त की पीटीआई गवर्नमेंट ने दी, और उन्होंने जलसे भी किए, एहतजाज भी किया, इवन जो है वो इलेक्शन कमीशन के बाहर भी एहतजाज हुआ। तो उस तरह की इजाज़त यहाँ पे नहीं मिल रही। जो एहतजाज करके घर चले जाते हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर इल्जाम है कि वो धरना दे देते हैं।
मेरा ख्याल है कि अभी फर्स्ट टाइम ये था 26 नवंबर का कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। इसके बावजूद संगजानी में जलसे का टाइम 4 से 7 बजे तक है, तो 7 से अगर 8 हुआ है तो 8 के दरमियान उन्होंने सब पे जो पर्चे कर दिए। लाहौर में जलसे का टाइम 4 से 6 है, तो 6 से 6:15 हुए तो उन्होंने सारी लाइट्स बंद कर दी। ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक पॉइंट चाह तो इत्तेहाद की आप बात कर रहे हैं, इत्तेहाद में अभी भी मौलाना फजल रहमान, उनकी जमात और पीटीआई के दरमियान उस लेवल का एतमाद नहीं है कि मौलाना फजल रहमान बाकायदा तौर पर पीडीएम तर्ज की एक मूव जो है वो शुरू कर दें और मूवमेंट शुरू कर दें और मुख्तलिफ महाजों पे लड़ना शुरू कर दें। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि दोनों जमातों के जो अंदर लोग हैं उनका ये कहना है कि जो एतमाद है मजीद उसको बनाने की ज़रूरत है और उसमें कुछ वक्त लगेगा इसको मजबूत बनाने में, तब जाकर इसको हम एक इत्तेहाद कह सकते हैं कि मुख्तलिफ जमातों का, क्योंकि उसमें दो ही बड़ी जमातें हैं जिनका किरदार होना है, पीटीआई है और मौलाना फजल रहमान है, बाकी जमातें भी उनके साथ हैं। तो उनके टीओआर क्या होंगे, सरबराह कौन होगा, उनका टारगेट क्या होगा, मुतालबा क्या होगा। मुतालबा तो चले वो इलेक्शन कह रहे हैं, अब जो इलेक्शन कह रहे हैं तो आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पीटीआई के जो मुज़ाकरात चल रहे थे उन्होंने इलेक्शन वाला जो मुतालबा है उसमें से निकाल दिया था। फिर जो उन्होंने एक और जो उनका 26वीं आईनी तरमीम वाला मुतालबा वो भी निकाल दिया था। अब वो उसके पीछे उनकी क्या प्लानिंग थी अभी तक कुछ नहीं बताया गया, जो हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे थे। फिर इलेक्शन वाला एक और मामला भी है कि इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन पिटीशंस जो है वो पंजाब में भी जैसी तैसी है, वो रिटायर्ड जजों के सामने, रिटायर्ड ट्रिब्यूनल्स के जो जजेस हैं ट्रिब्यूनल के, उनके सामने चल रही हैं, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इवन इस वक्त जो है वो एक पिटीशन जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है कि जो 8 फरवरी इलेक्शन हुए थे उनका ऑडिट जो है वो करवाया जाए, तहकीकात करवाई जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत जल्द हमें एक बड़े पैमाने पर ये कोई जो अपोजिशन है वो इकट्ठी होती नजर नहीं आती। अपोजिशन से मुराद दो बड़ी जमातें, वो इकट्ठी होती नजर नहीं आती। हो सकता है थोड़ा सा आगे चलकर जो है वो ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए। ठीक है, यानी अभी जो अपोजिशन इत्तेहाद की बातें हो रही हैं इसके अंदर अभी वक्त लगेगा, और ख़ास तौर पर वो जो एतमाद का एक लफ्ज़ है कि तमाम अपोजिशन जमातें किस बुनियादी नुक्ते पर एक दूसरे पर एतमाद करेंगी। और जहाँ पर हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे थे तो बात की जाती कि ज़ामिन कौन होगा, तो अपोजिशन का जब इत्तेहाद बनेगा तो उनमें भी उनको ये ज़ामिन का लफ्ज़ जो है, या एक ज़ामिन कौन जमात होगी, कौन सा सरबराह होगा, ताकि जिस बातों पर तय किया जाए उसी पर अमल पैरा हो, ये भी एक अहम नुक्ता उस वक्त ठहरेगा जब ये आगे बढ़ेगा। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक रिपोर्ट आई है पतन की, गुज़िश्ता इंतखाबात में हेरा फेरी धांधली के 64 नए ज़राए का इस्तेमाल किया गया है, और ऑपोजिशन की जानिब से धांधली का शोर पाकिस्तान के अंदर हर इंतखाबात के बाद होता है। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम सिर्फ 2013 से इंतखाबात को देख लें तो 2013 के इंतखाबात के बाद ये इल्ज़ाम लगा कि ये आरओ का इलेक्शन था, 2018 में आरटीएस का इल्ज़ाम लगा, 2024 में फॉर्म 47 का जो इल्ज़ाम लगा। अब इंतज़ार ये है कि 2029 या जब भी अगले इंतखाबात होते हैं उसके बाद कोई हुकूमत बनती है तो उसमें क्या इल्ज़ाम लगेगा उन इंतखाबात पर। उसकी बुनियादी वजह हमें यही नज़र आती है कि 3 बड़ी सियासी जमातें हैं जो कि वफाक की सतह की, यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर वो सीटें जीतती हैं और वफाकी हुकूमत बनाने के काबिल हो जाती हैं, और 1 से 2 सूबों में हुकूमत भी बना लेती हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, PMLN है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये जो 3 इंतखाबात मैंने आपको बताए, इन तीनों में तीनों जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे और तीनों की जानिब से कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन ये तीनों इकट्ठे बैठकर कोई ऐसा निज़ाम नहीं बना पाती कि जब इंतखाबात हों तो फिर उसके अंदर ये धांधली का शोर ना हो। एक हुकूमत दूसरी हुकूमत की मुंतकली में एक बड़ा ही जो है वो मुस्बत किस्म का रवैया रहे, एक सिस्टम हो, एक इलेक्शन का सिस्टम हो। ये क्यों नहीं बन पाता? ये जो धांधली के ये पतन के अंदर आए हैं, इस रिपोर्ट में इंकशाफात हुए हैं, ये हमारे लिए कोई नए नहीं है। हमने इस पूरे साल सुना, हम जब भी इस मुल्क में जमहूरी इंतखाबात हुए हैं हमने तब भी ये सुना, कोई ऐसा इलेक्शन नहीं था जिसमें ये इल्ज़ामात ना लगते हों, और फिर इल्ज़ामात पूरे 5 साल इसी तरह के लगते हैं और नतीजा भी कोई नहीं निकलता। अगले इंतखाबात आ जाते हैं और अपोजिशन में रहने वाली जमात ये सब कुछ भूल कर हुकूमत में आ जाती है और उसको ऐसा लगता है कि दोबारा अपोजिशन में जाना ही नहीं, और फिर हुकूमत के बाद जब वो अपोजिशन में जाती है तो फिर वही रवैया अपना लेती है। राव साहब, ये जो नए इंकशाफात सामने आए हैं ये कोई नए नहीं हैं, तो क्या कोई नया असर भी डालेंगे?
देखिए ज़ौक, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान की तारीख है पूरी इंतखाबात की जो धोखे और फ्रॉड से भरी पड़ी है। और ये धोखा और फ्रॉड किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं हो रहा, पाकिस्तानी कौम के साथ हो रहा है। वो वोट कहीं डालते हैं, निकल कहीं जाता है और हुक्मरान को और बन जाता है। और इसमें कंप्लिसेस हैं सियासी जमातें, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए वक्ती तौर पे शोर वोर मचाती हैं। अगले इलेक्शन आते हैं तो उनको उम्मीद होती है हम जीतेंगे, तो वो भी उनकी कोशिश होती है कि पहले से भी ज्यादा गड़बड़ हो और हमें सीटें किसी तरीके से मिल जाएं। तो मसला ये है कि अयूब खान के दौर में झुर्लू से लेके तो अब ये जो फरलू इलेक्शन हुआ है, ये पूरी एक तारीख है। ये फरलू मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये इंग्लिश की टर्म है। और फरलू होता है कि आप एक मुलाजमत कर रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं या कहीं आप मुलाजमत कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप पैसे ले रहे हैं, लेकिन जॉब पे नहीं जाते, आए हाजिरी लगा के निकल गए, फरलो कर लिया, निकल गए इस तरह करके। तो मसला ये है कि अवाम के पास गए जरूर, उन्होंने अवाम ने इत्मीनान नहीं किया, वोट नहीं दिए, लेकिन लॉटरी निकल आई। तो ये फरलू इलेक्शन हो गए इस हवाले से। अयूब खान के झुर्लू करार दिए गए, उसके दरमियान में भी इसी तरह के इलेक्शन होते रहे। मुझे 97 का याद है, पीर पगाड़ा साहब से पूछा गया जब मियाँ साहब 2/3 अक्सरियत से जीत गए, वो इसी किस्म के थे। एक ही दिन इलेक्शन हुए थे, एमएनए पे जो इसमें डिस्टॉर्शन बताई गई है कि जी 102% वोट पड़ गए और एमपीए पे 40% पड़े। उस वक्त भी यही हुआ था कि एमएनए के वोट 30,000 ज्यादा है, नीचे एमपीए के मिलाते हैं तो वो 30,000 कम है टोटल। उसमें ये हुआ था। तो पीर पगाड़ा साहब से किसी ने पूछा मरहूम से कि ये इलेक्शन बड़े शफाफ हुए हैं। उन्होंने कहा शफाफ नहीं हुए, सी थ्रू हुए हैं, कि आप आर पार देख सकते हैं कि क्या हुआ है। तो ये बदकिस्मती है हमारी। और इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बढ़के लगाई जाती हैं, बातें की जाती हैं, चीजें कही जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। मसला ये है कि एक चार्ज शीट है ये पूरी जो उन्होंने बनाई है, आप ना यकीन करें, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उस पर यकीन रखती है। एक बड़ी अच्छी बात किसी ने की, उसने कहा मेजॉरिटी रखती भी है, उसका फर्क कोई नहीं ना, फायदा राव साहब कोई नहीं हो रहा ना। जी मैं वही बात करने लगा हूं। लोगों ने कहा कि अगर ये रिपोर्ट गलत है और कोई सही रिपोर्ट जो इलेक्शन के सही होने के बारे में, वैसी भी तो कोई रिपोर्ट आ जाए ना। बहुत से थे ऑब्जर्वर्स, कोई वैसी रिपोर्ट भी आ जाती है, हुकूमत अपनी तौर पे कुछ बना लेती, लेकिन नहीं कर पा रही। वो फॉर्म 47 नहीं दे रहे, 45 तो दूर की बात है। जो पत्तन ने बुनियादी तौर पे उसमें रिकमेंडेशन दी है, मैं ये कह रहा हूँ रिपोर्ट सही है, गलत है या 100% दुरुस्त है। उन्होंने कहा है कि जी ये चीजें हुई हैं और इसके लिए कम से कम इंक्वायरी और जरूरी है। आप देखें कोई गलती होती है, चीज गलत होती है, हमें पता हो रही है, बार बार हो रही है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए पता तो करना पड़ता है ना कि कहाँ गलती हो रही है, किस तरह से हो रही है और उसको दुरुस्त कैसे किया जाएगा। कोई बंदा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, सच्ची बात ये है। अपोजिशन मुतालबा जरूर कर रही है नए इंतखाबात का, इलेक्शन कमीशन तब्दील कर दो। यही इलेक्शन कमीशन रहता है इस ये अपोजिशन जीत जाती है, वो कहेगा जी वाह वाह, ऐसा इलेक्शन कमीशन तो आज तक आया ही नहीं और इतने बेहतरीन इंतखाबात उन्होंने कराए। लेकिन मसला ये है कि वक्त के साथ साथ जो चीजें हो रही हैं वो इस किस्म की हो रही है कि हम इस गर्दाब में फंसते चले जा रहे हैं, हम निकलने की कोशिश कर ही नहीं रहे। 26वीं तरमीम के बाद जो मिनॉरिटी वो मखसूस नशिस्तों के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बाद और बर वक्त इलेक्शन ना कराने के ऊपर डट जाना इलेक्शन कमीशन का, ये वो चीजें हैं जो अगर इसी तरह चलती रही तो फिर अवाम से वोट लेने की जरूरत क्या है। आप फिर करें जैसे चलाना है, हुकूमत को चलाएं, फिर ये जमहूरियत का लिबासा ना उड़े, फिर ये ड्रामा अवाम के साथ ना लगाएं, उनको धोखा ना दे। 70 साल आपने दे दिया। अब सियासतदानों से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी अपनी बारी लगा ले, लॉटरी लगा ले, पर्ची निकाल ले, कमेटी की जैसे निकालते हैं, तो उस तरह कर लिया करें। ये इतना बड़ा खर्चा करना, सारा कुछ करना, अवाम के जज्बात से खेलना, उसके बाद पता चल रहा कि जी उधर तो कुछ और ही निकल आया। तो मेरा ख्याल है कि इस पर सीरियस संजीदगी से देखने की जरूरत है। हम दुनिया में रह रहे हैं, हम कोई आइसोलेशन में नहीं रह रहे। अल्टीमेटली हमें उस तरफ जाना है। जितनी जल्दी चले जाएंगे हमारी क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट की इंटेग्रिटी, जमहूरियत की बेहतरी के लिए, अवाम के लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है नजमुल साकिब साहब, वैसे आप इस किस्म के सर्वेज या रिपोर्ट्स पर कम यकीन रखते हैं? आप बड़ी दफ़ा इख्तलाफ भी कर चुके हैं कि जिस तरीके से ये होते हैं। एक तो ये हालिया जो सर्वे आया, आप क्या राय रखते हैं? और दूसरा, जमहूरियत में लोगों को उनकी हौसला अफजाई की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जब भी वोटिंग का अमल हो तो आए। हमारे यहाँ जब भी इंतखाबात होते हैं उसके बाद जिस किस्म के सियासी बयानात होते हैं तो वो तो उनके हौसले की नफ़ी करते हैं आम आवाम की, और ज़्यादातर का यही ख्याल होता है कि अगली बार मैं वोट नहीं डालूंगा। देखिए, ये बात जो आपने यानी आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है ना, उसको पहले देखते हैं। इसमें तो मोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। ये 8 फरवरी के जो जनरल इलेक्शन हुए, इसमें तो पब्लिक जूक तर जूक आई है और उन्होंने
और फिर ख़वातीन का जो उसमें आप देखिए तो सही तनासुब क्या है। अब ये कि ये इस तरह के जो आते हैं इन पे कितना यकीन करना चाहिए, कितना नहीं यकीन करना चाहिए। देखिए जितने भी सर्वे आते हैं ना, बल्कि ये जो फिट्स की रिपोर्ट और मूडी का फलाना, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके पीछे कुछ ना कुछ अवामिल होते हैं। मसलन फैटफ में आपको ग्रे लिस्ट में डाल देना, GSP प्लस को फलाना कर देना, कुछ एलिमेंट होता है जो पॉलिटिकल होता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इसमें जो हैं वो ठीक ही होती हैं। 100% कहना चाहिए कि जी ये पतन की रिपोर्ट 100% दुरुस्त है। मैं इसको 100% दुरुस्त इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये कोई मैथमेटिक्स का इम्तिहान नहीं है कि आप 100 में से 100 नंबर ले सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी सुननी पड़ती है और उनको देखना पड़ता है कि यार ये वाली बात जो है, ये जो आपकी यानी जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, क्विकली ज़रा देखते हैं। मैं यकीन कीजिए जब से मैंने पढ़ा है ये सारा कुछ, मैं हैरान हूं। इस बात पे हैरान नहीं हूं कि इलेक्शन इस तरह के हुए और वगैरह वगैरह। हैरानी इस बात पे है कि इसके बावजूद कि ये सारा कुछ हुआ है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही कि इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की जमहूरियत के साथ हम लोग कर क्या रहे हैं। 2-3 बातें क्विकली देखते हैं इस रिपोर्ट की, क्योंकि इसमें अवाम ने तो पढ़ लिया लेकिन जरा याद दहानी के लिए। इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, ये रिपोर्ट कहती है इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, धांधलियां हुई हैं, नंबर 1। नंबर 2, बेज़ाब्तगियां आम नौइयत की नहीं हैं, संगीन नौइयत की हैं, और 64 यानी 64 नए तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं इन संगीन बेज़ाब्तगियों के लिए। तो अगली दफ़ा जब होगा उसमें तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 64 पे हो सकता है 164 नहीं आ जाएं। तीसरी बात कि ये किया किसने है। अच्छा, मेरा ये ख्याल था कि ये जो कुछ भी हुआ मनूवर किया है, वो जो सियासतदान जो कि उस पर हिस्सा ले रहे हैं उन्होंने किया है। ये रिपोर्ट कहती है कि 3 इसमें स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने ये सारा जो मुलव्विस हैं, ये लफ्ज़ है उसका, कि ये 3 स्टेक होल्डर्स हैं जो इस बेज़ाब्तगियों में और ये जो धांधलियां हुई हैं हिसाब किताब उसमें मुलव्विस हैं। पहले नंबर पे मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद, जो इस वक्त इत्तेहाद है, मुलव्वस। नंबर 2, निगरान हुकूमत जिनके अंडर ये यानी इलेक्शन हुए, और नंबर 3, इलेक्शन कमीशन। ये 3 स्टेक होल्डर जो हैं इसमें मुलव्वस हैं। अब इसमें यानी आप हैरान हो जाएंगे, ये जो मैं अभी आपको बात बताने लगा हूं। देखिए एक फर्ज करें जगह पे 100 वोट हैं, पूरी यानी वोटों की रजिस्ट्रेशन है कि 100 वोट हैं, 102 कैसे निकल आते हैं? ये निकले हैं। और सिर्फ एक मिसाल दूंगा इसमें, जो कि ये पतन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेरे फेवरेट लीडर्स में से हैं। मुझे लगता है इसमें कुछ यानी गड़बड़ है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं जी। वो कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हल्के NA 130 लाहौर के नताइज के तहत टर्न आउट जो हुआ, जो लोग आए उन्होंने वोट दिए, वो 102% थे। 100 में से 100 हो जाए फिर भी होता है कि यार ये तो कमाल का, इतनी ज्यादा मकबूलियत। अब वो ये है कि वो जो जिन थे, वो जो भूत प्रेत थे, वो जो बहुत सारी कोई खलाई मखलूकात आई जिन्होंने आके जो है वो वोट बाकी के भी डाल दिए इस जोश में कि ये हमारा फेवरेट लीडर है। अब मुझे बताइए 100 में से 102 नंबर आपको कभी मिले हैं, मिल सकते हैं? तो ये जो सूरत हाल है इसमें है। आखिरी बात इस वक्त की कि इस रिपोर्ट से होगा क्या। इस रिपोर्ट में कुछ नया नहीं है। पिछली 8 फरवरी से आज 7 फरवरी तक अवाम को ये बताते रहे हैं, फैफन वाले भी और ये पतन वाले भी, और ये सारी रिपोर्टें आती रही हैं अखबारात में, टीवी वगैरह में। इन्होंने ये किया है कि फैक्ट्स और फिगर्स को जरा मजबूत करके तो एक जामे रिपोर्ट कर दी है। नया इसमें और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि इन्होंने मजबूती से ये सारा हिसाब किताब किया है। 3 सवाल करके अपनी बात खत्म करता हूं। इस रिपोर्ट का कोई नतीजा निकलेगा? इस रिपोर्ट का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, कतई नतीजा नहीं निकलेगा। ये रिपोर्ट बाकी रिपोर्टों की तरह एक तरफ हो जाएगी कुछ देर बाद। जमहूरियत पर कोई फर्क पड़ेगा इसका? कतई तौर पे फर्क नहीं पड़ेगा। 64 नए तरीके ढूंढे हैं, इस पे नाज कीजिए। और जिस तरह मैंने कहा कि अगली दफा हुए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चैट GPT और ये सीक डीप वगैरह वगैरह जरा देखे तो सही कि अगले इलेक्शन में कैसे कैसे नॉवल किस्म के तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि वो इलेक्शन जीता जा सके। तीसरा और आखिरी सवाल यह है कि क्या इस रिपोर्ट के बाद
इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये रिपोर्ट बाकी रिपोर्टों की तरह एक तरफ रहेगी। अलबत्ता एक चीज होगी इस रिपोर्ट के आने के बाद, जो हमारे मुल्क से बाहर कुछ बड़े बड़े मुल्क हैं, मेजर कंट्रीज जो हैं, की कंट्रीज, वो जब पाकिस्तान की बात करते हैं और उसमें जमहूरियत की बात करते हैं, उसमें वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इलेक्शंस की बात करते हैं, उनके पास एक टॉकिंग पॉइंट और आ गया। अब वो बाकी बातों के साथ ये भी कहेंगे कि पतन ने जो है वो ये रिपोर्ट की है और ये देखिए ये रिपोर्ट है, थोड़ा सा स्लाइटली एम्बैरेसमेंट में इजाफा होगा। साकिब रशीद साहब, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ये रिपोर्ट मुरतब की गई है, इस रिपोर्ट के हवाले से आपकी क्या राय है? एक तो ये जो है ना ऑडिट है, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो कुछ आता रहा है, जो वहाँ पे फिगर्स मौजूद हैं, उनका मुकम्मल उन्होंने ऑडिट किया है। और मेरे ख्याल में पतन जो है वो उसने फाफिन से अच्छा मॉनिटर किया है जो पोस्ट इलेक्शन जितने भी मामलात थे, क्योंकि फाफिन की रिपोर्ट्स में इतना इन डेप्थ जो है वो इन हलकों के हवाले से या इसको रिपोर्ट्स को नहीं देखा गया। एक जो चीज़ इस रिपोर्ट में मुझे जो है वो लगी एक बड़ी ही अजीबो गरीब, कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 8 फरवरी इलेक्शन के नताइज जो सितंबर 2024 तक उसमें रद्दोबदल होता रहा। मेरा ख्याल में ये एक बड़ी शॉकिंग चीज़ है। इस पे इलेक्शन कमीशन को इस पॉइंट को कम से कम इलेक्शन कमीशन अधूरा नहीं छोड़ सकता। इलेक्शन कमीशन को जो क्लियर करना चाहिए, इस पे वजाहत देनी चाहिए। और वजाहत ऐसी नहीं है कि तरदीद कर दें कि वो कहें कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जो फैक्ट्स उन्होंने दिए हैं, उन्होंने उसके साथ लगाया है, बताया है कि किस तरह वो तब्दीलियां होती रही हैं। और ये तब्दीलियां अगर साबित हो जाएं तो मेरे ख्याल में पहले ही इलेक्शन जो हुए हैं 8 फरवरी के, उस पर पहले ही बड़े सीरियस नोयत के सवालात हैं, तो मजीद उन पर जो है वो ठप्पा लग जाएगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो पतन की इस रिपोर्ट में जो बताया गया है, पंजाब और कराची के हल्के, ये जो रद्दोबदल है कि वो जो टर्न आउट है, जो नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली, उनमें जो फ़र्क है वो कितना जो वो ज़्यादा आ रहा है, तो ये चीज़ें जमहूरियत की जो बुनियाद है उसको कमज़ोर करती हैं। अब हुकूमत कल 8 फरवरी को ये तो बताएगी कि हमारे ये हमने इक़दामात किए हैं और हमारी हुकूमत बड़ी कामयाब रही है, लेकिन इस पे नहीं आएंगे कि हमने क्या, हम में से जो ख़ास तौर पर जो हुक्मरान इत्तेहाद है, जो मुस्लिम लीग नून है, उनकी जो मेन लीडरशिप है, उनकी जो नशिस्तें हैं, उन पर जो सवालात हैं, उनको एड्रेस करने के लिए उन्होंने क्या किया है। अभी तक के जो ट्रिब्यूनल्स भी बने हुए हैं, उनकी मैंने रिपोर्ट्स लेने की कोशिश की, तो ट्रिब्यूनल्स में भी जो डिसाइड हो रहे हैं केसेस, वो टेक्निकल बुनियादों पर हो रहे हैं कि आपने जो फाइलिंग करनी थी ट्रिब्यूनल में अपना केस, उसमें टाइमली फाइल नहीं किया, उसमें कोई एनेक्स्चर था वो लगाना था, एफिडेविट, या वो नहीं लगाया। तो इस किस्म की चीजें, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि आपने पूरे हल्के के वोट का ऑडिट किया हो और ऑडिट करने के बाद उसका रिजल्ट दिया हो। तो इस तनाजुर में पतन की रिपोर्ट मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके नताइज पर असरात जो है ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हैं। बाकी हुकूमत महसूस करे या ना करे, और हमें करती हुई नजर भी नहीं आ रही। वैसे कोई भी हुकूमत महसूस नहीं करती। जिस तरीकाकार पर उसको ऑपोजिशन में रहते हुए जिसकी वो नफ़ी करती है, जिसके खिलाफ वो एहतजाज करती है, वो सबसे ज़्यादा उसको अच्छा लगता है जब वो हुकूमत में आ रही होती है और उसको उम्मीद होती है कि वो हुकूमत में आने जा रही है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ज़रा मशरक़ वस्ता की अब बात करते हैं इस आखिरी सेगमेंट के अंदर। और सदर ट्रंप का एक बयान गज़ा के हवाले से आया है। नेतन्याहू मौजूद हैं इस वक्त अमेरिका के अंदर, वो मौजूद थे दौरे के हवाले से, उनसे मुलाकात के बाद। और ऐसा लग रहा है कि कोई भी लफ्ज़, किसी भी मुल्क का नाम सदर ट्रंप के सामने आता है तो वो कहते हैं उस पर भी कब्ज़ा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हम गज़ा पर जो है वो कंट्रोल संभाल लेंगे। नजम साकिब साहब, ये हो सकता है क्या? अमेरिका कर सकता है इस तरह कुछ जो बयानात दे रहे हैं, या सिर्फ ये फेम लेने के लिए या टॉक ऑफ द टाउन जो कहा जाता है उसके लिए है? देखिए, वो मैक्सिको की वॉल की बात करते हैं, वो मैक्सिको पे टैरिफ लगाते हैं, वो कनाडा पे टैरिफ लगाते हैं,
चाइना पे टैरिफ लगाते हैं, ड्यूटियां बढ़ा देते हैं, उधर से जवाब आता है जी। इस पे मुझे ये बताएं जवाब कौन देगा? लिहाजा ये सारा जो आपका यानी अरब वर्ल्ड है, जो आपके मुस्लिम OIC की आपकी यानी ये सारी ऑर्गेनाइजेशन अरब लीग है, इनमें से किस में दम है? ये सिर्फ मजम्मत करते थे और अभी वो मजम्मत जो है वो शदीद मजम्मत हो गई है। सऊदी अरेबिया मिसाल के तौर पे $600 बिलियन अरब $600 बिलियन तो ऑलरेडी कह चुका है कि जी हम दे रहे हैं, और ट्रंप ने कहा नहीं इन्हू 1 ट्रिलियन करो, ये कम है। उसके बाद इजिप्ट में है जो उन्होंने कहा जी ये सारे फलस्तीनी यहां से गजा से निकाल के इजिप्ट जाएंगे। इजिप्ट कह रहा है ना करो यार, इस तरह से ना करो, अब उसको भी धमकी दी गई है। मुझे ये बताइए कि वो सारे अरब कंट्रीज और वो सारा मिडिल ईस्टर्न जो मुस्लिम वर्ल्ड था, जब ये अक्टूबर 2023 में हमास और इसकी जंग शुरू होती है इजराइल की, उस वक्त उन्होंने गौर से शायद सुना नहीं कि नेतन्याहू ने क्या कहा, उधर के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, उधर की जो आपकी आर्मी चीफ है उसने क्या कहा। याद कराता हूं ताकि पूरा क्लियर हो जाए कि इस गजा के प्लान का ट्रंप के आने जाने से दूर दूर का वास्ता नहीं है। यह प्लान बहुत पहले बन चुका था। सबसे पहले बात हुई, उन तीनों ने कहा कि इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर, लंबी वॉर होगी, जो कि हुई। उसके बाद उसमें बात हुई कि गजा को हम, और ये जरा गौर से सुनिएगा, गजा को हम एक टेंट सिटी बनाएंगे, टेंट सिटी बनाएंगे, और वो टेंट सिटी अभी बन रही है। लिहाजा ट्रंप का इसमें कह देना कि जी ट्रंप के आने से बिल्कुल नहीं है, इसका ताल्लुक उस वक्त जो बाइडन थे जब ये प्लान बना। अब सिर्फ अल्लाह अल्लाह करें सारे मुसलमान ममालिक, जो कि अभी भी उनको यकीन नहीं आ रहा कि अगर अभी भी वो इकट्ठे हो जाएं, लेकिन कैसे होंगे? सबको सबकी अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, सबको अपनी अपनी एग्जिस्टेंस का जो है वो फिक्र पड़ती है। लिहाजा ये जो प्लान बन चुका है। आखिरी बात, जहां तक बात है डोनाल्ड ट्रंप के और नेतन्याहू के ताल्लुकात या अमेरिका, वो उसमें सिर्फ वो क्लिप देख लीजिए जो कल वायरल हुआ है, जिसमें नेतन्याहू साहब बैठने लगे हैं और ट्रंप साहब ने उनकी कुर्सी सीधी करके रखी है। इसके बाद से तमाम किस्म की बहसें खत्म हो जानी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल को या नेतन्याहू को कैसे देखता है। राव साहब, हम तो खाम ख्याली में ही मारे जाते हैं। ये वही मुआहदा था जो गजा और इसराइल के दरमियान हुआ, जो काफ़ी अरसे से, काफ़ी माह से टेबल पर था। ये तो हमें ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा था तो कोई नया मुआहदा करा दिया। अब इस किस्म के बयानात आना, ये तो मजीद तशवीशनाक सूरत हाल है। देखिए, बड़ी अच्छी तरीके से वजाहत की रजाक साहब ने। आई टोटली एग्री। बिल्कुल, ये एक बफर जोन उन्होंने क्रिएट अप करना है। वो समझते हैं कि यहाँ पे अगर ये बफर जोन नहीं होगा तो हमास के डायरेक्ट निशाने पे रहेगा हमेशा इसराइल। तो इसलिए जो है वो वहाँ पे एक ऐसा ही कोई फोर्स वहाँ पे आ जाए, नॉट इन द टर्म ऑफ आर्मी, लेकिन अमेरिका भी बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। वो उसका कोई ऐसा सेटअप वहाँ पे वो बन जाए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जैसे जॉर्डन के बॉर्डर पे बन गया था, उस टाइप का कोई बन जाए जहाँ पे जॉब्स की बात भी हो रही है सारी, ताकि वो बीच में एक इतना क्वेश्चन आ जाए कि डायरेक्ट कोई कंफ्लिक्ट का वो मसला खत्म हो जाए। लेकिन मसला ये है कि टू स्टेट जो वायदा हुआ था वो भी तो अमेरिका ने कराया था, वो भी अमेरिका की आशीर्वाद से हुआ था। तो वो कहाँ जाएगा फिर? अगर आपने यहाँ बना लेना है, इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत बची हुई जगह होगी, आप फलस्तीन को देखेंगे कि आपकी अब बस आपकी स्टेट बन गई। मसला ये है कि ट्रंप, ठीक है पुराना सारी चीजें आ रही है, लेकिन ट्रंप का अपना जो रवैया है वो बिल्कुल, अगर स्कूल में हम होते थे, आपको शायद इसका तजुर्बा हुआ ना हो, बड़े जो डांटे टीचर होते थे ना, और हमें होता था कि ये अब कुछ सवाल ना पूछ ले या होमवर्क नहीं किया होता था, हम अगले वाले बंदे के पीछे से सर नीचे करके बैठ जाते थे कि यार किसी साढ़े से तवज्जो ना हो जाए। तो सारे मुल्क इस वक्त ना जिस तरह आते ही उसने थरथरी मचाई है, वो सहमे हुए हैं, सब ऐसे सर नीचे करके तो उधर होके बैठे कि हम कोई बयान देंगे तो हमारी तरफ ना रुख कर ले। तो वो ये बड़ा गलत रवैया दुनिया का। अब ट्रंप अमेरिका नहीं है, अमेरिका एक नो डाउट पावर है, लेकिन वो इस तरह से भी बिल्कुल किसी की परवाह किए बगैर वो इस तरह से नहीं कर सकते। वो सुधारेंगे, ट्रंप को भी सुधारेंगे, अपनी पॉलिसी को भी सुधारेंगे, लेकिन यह है कि मिडिल ईस्ट में हम बड़े अरसे से यही रो रहे हैं। अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो ये बातें ना होती, ये वाकयात ना होते, ये मसला कब का सेटल हो चुका होता वन वे आर दी अदर। तो इसलिए वहां जब तक हिम्मत वो नहीं दिखाएंगे, हमारा जज्बा ईमानी तो खैर बहुत है,
हम तो कहीं भी दुनिया में पहुंच जाते हैं अपना जज्बा दिखाने के लिए, लेकिन जो मशरिक़ वस्ता है, जो डायरेक्ट इफेक्टिव है इस सारे मामले के, उनको कुछ ना कुछ करना होगा। साकिब रशीद साहब, बदला तो कुछ नहीं, उम्मीदें बहुत थी कि शायद जिस किस्म के इलेक्शन कैंपेन्स थी यूएस में शायद उससे कुछ बदल जाएगा, लेकिन मजीद सख्त हो गया और वो जो एक प्लान हमें शुरू से नज़र आता है, ऐसे ही लगता है हर चीज़ उसकी कड़ी है। हमारी तरफ से इतनी खामोशी शुरू से रही है, ये बरकरार भी है और ऐसे ही लगता है आगे भी रहेगी और इसका नुकसान हमें भी रहेगा, और हमारे से बुनियाद इस्लामी ममालिक तमाम है। बिल्कुल जी बिल्कुल। वो जो खारजा पॉलिसी है इस्लामी ममालिक की, वो बस हर एक की अपनी अपनी है। कोई कलेक्टिव जो बड़ी आवाज़ जो है वो आए, तब भी मेरे ख्याल में, जब आप देखें कि गज़ा में जो बसने वाले मुसलमान हैं वो अक्टूबर 23 से लेकर अब तक 50,000 के करीब वो शहीद हो चुके हैं। इतनी मुश्किलात उन्होंने झेली। 20 जनवरी से पहले जब मुआहदा हुआ तो अगरचे कोई बहुत बड़ा फेवरेबल उनका नहीं था, लेकिन फिर भी ये सोचा क्या कि चलें अब जो है वो कम से कम उनकी जो मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, उनके ऊपर जो बमबारी हो रही है, मुजालिम डाए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, वो कम से कम वो ख़त्म होंगे। लेकिन अब जो है वो एक नई मुसीबत आन पड़ी है। अब वो ट्रंप जो है वो बार बार कह रहे हैं, और जिस वक्त वो ये बात कर रहे थे कि वो रीबिल्ड करेंगे गज़ा को और सारा कुछ करेंगे, और गज़ा का वो जो मंजर है वो मंजर कशी की जा रही थी, तो साथ नेतन्याहू जो है वो साथ बैठा हुआ था कि जिसकी वजह से और जिसके ऑर्डर पे ये सारा कुछ जो है वो होता रहा है। तो जो वर्ल्ड है, देखें अमेरिका जो है वो इस सारे तनाज़े को टोटली मुख्तलिफ तरीके से देख रहा है, और जो इंसानी हकूक़ के जो चैंपियन हैं, वो जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं कि 50,000 लोग, लाख आपने शहीद कर दिए, लाखों जख्मी हुए, लाखों बेघर हुए, उनकी वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उनको तबाह कर दिया, सारी चीज़ें हो गई। और अब जो है वो बड़ा ख़तरनाक मंसूबा है। इसका हल यही है, बज़ाहिर जो हो सकता है वो यही है कि कम से कम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी एक मुश्तरका आवाज़ होनी चाहिए, मुश्तरका तौर पर उनकी तरफ से आवाज़ आनी चाहिए। कुछ ना कुछ वो प्रेशर हो सकता है, वो ट्रंप जो है वो लग नहीं रहा कि वो प्रेशर किसी किस्म का प्रेशर लेगा, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी एक खारजा पॉलिसी अमेरिका के साथ लिंक है, और वो अब बड़ा स्ट्रेट चल रहा है। वो बड़ी बड़ी जो सुपर पावर है, ताकतें हैं, चीन है, या दूसरी तरफ अगर आप देखें कि रूस है, कनाडा है, यूक्रेन वार, हर जगह पे वो जो है वो उसकी बड़ी एक क्लियर उसने पॉलिसी रखी है और खुल खुला के वो बोलता है। तो इस तनाजुर में मेरे ख्याल में एक ही हल हो सकता है कि एक मुश्तरका आवाज़ जो है वो मुस्लिम ममालिक की तरफ से आनी चाहिए। ये ख्वाहिश तो है, अमल कैसे होगा इस पर भी इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे। नजम साकिब साहब, आज के सवाल। शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, पैका नेशनल असम्बली ने, उसके बाद सेनेट ने और फिर सदर मोहतरम ने, कानून लागू हो गया, बन गया। कानून बनने के बाद मोहतरम वज़ीर इत्तलात फरमाते हैं कि मुशावरत की गुंजाइश है, एतराज़ात सामने लाए जाएं, बात करते हैं। ज़रूरी सवाल ये है कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहां कानून पहले बनता है और मुशावरत बाद में होती है? राइट। आज का गैर ज़रूरी सवाल, सदर ट्रंप के साथी और दुनिया के अमीर तरीन अशखास में से एक एलन मस्क को नोबेल अमन इनाम के देने के लिए नामजद किया गया है। एलन मस्क को गैर ज़रूरी सवाल यह है कि अगर कमला हारिस जीत जाती, डोनाल्ड ट्रंप हार जाते, तो क्या फिर भी एलन मस्क को अमेरिका जो है वो नामजद करता नोबेल के लिए कि नहीं? राइट। हमारे नाज़रीन अपने फीडबैक से सोशल मीडिया पर आगाह करेंगे। रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।